Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS online, where we are discussing different topics of importance for the exams and for the common interest. We are discussing different topics which are taken from society, which are taken from social background. कुछ ऐसे विषय जो राजनीति के हैं, कुछ अर्थव्यवस्था के विषय हैं, लेकिन आज हम एक ऐसा विषय लेने वाले हैं जो भारतीय समाज के लिए संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है, धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन उसका उतना ही महत्व है अर्थव्यवस्था में। और विषय है हमारा गौ संरक्षण। आप जानते हैं दोस्तों कि गाय जो है हमारे यहाँ वर्षों से, पौराणिक काल से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रही है, संस्कृति का भी, धर्म का भी और अर्थव्यवस्था का भी। लेकिन आप वर्तमान में देख सकते हैं कि हमारे आसपास गायों की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, दयनीय है। सड़कों पर घूम रही है, आवारा घूम रही है, आवारा पशुओं के रूप में उनको जो है या तो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट के रूप में कंसिडर किया जा रहा है या फिर उनको त्याज्य माना जा रहा है। तो ये जो स्थिति हुई है गायों की, ये अच्छी नहीं है। तो आज हमारे जो टॉपिक है इसका विषय यही है, गौ संरक्षण जो है, कि गौ संरक्षण क्या है, किस तरह से किया जाए, गायों का महत्व किस तरह से है। तो ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि गायों की पौराणिक महत्व क्या था, गायों की वर्तमान स्थिति जो हुई है, जो दयनीय स्थिति हो रही है, ये क्यों हुई है, और सबसे खास चीज़ ये कि इसके लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। देखिए, उपाय जो है अभी कई दिनों से सरकारें कर रही है, आपको अखबारों में भी और दूसरे लेखों में भी और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा जो है गायों के संरक्षण से संबंधित बातें सुनाई पड़ सकती है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि अधिकांश बातें जो है वो केवल हवा में हैं या केवल थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं अपनाया गया। तो आज हम जो इस पे चर्चा करने वाले हैं वो उन उपायों की करने वाले हैं जो प्रैक्टिकली एडॉप्टेबल है, जिनको जो है व्यवहारिक रूप से अपनाया जाना चाहिए। ऐसे विषय हम गौ संरक्षण के आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम ये देखें कि गाय का महत्व क्या है। देखिए, गाय हमारे लिए पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, धर्म में भी भगवान कृष्ण जो है वो गौ पालक हुआ करते थे, गाय के प्रति उनका प्रेम जो है जग जाहिर है। और लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ आप देखिए कहा गया है कि तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाय ना जानिए ढोर, गुरु मनुज ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। मतलब तीनों को भगवान कृष्ण के समकक्ष माना गया, खासतौर पे गाय को। इसलिए जो है गाय जो है वो सदैव से जो है भारतीय संस्कृति का एक आधार स्तंभ रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी आधार स्तंभ रही है। रसखान ने इसलिए कभी कहा है कि यदि पशु के रूप में मेरा अगला जन्म होता है तो मुझे गाय के रूप में जन्म मिले। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कि मैं चाहता हूँ कि गाय नंद की धेनु के बीच में मैं चरूँ गाय बन के। तो इस तरह का महत्व हमारे यहाँ पौराणिक रूप से गाय का रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि आर्थिक रूप से भी बड़ा महत्व रहा है। गाय जो है भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ रही है। वो केवल इस दृष्टि से नहीं कि हमको पंचगव्य प्राप्त होते हैं, इस दृष्टि से तो है ही कि हमको गाय का दूध मिलता था, दही, मक्खन, घी, और इसके साथ साथ फिर गोबर जो खाद में काम आता था। पुराने ज़माने में तो कंपोस्ट का ही यूज़ करते थे और वो गोबर का खाद होता था जो गाय से मिलता था। इसके अलावा कंडे के रूप में, उपले के रूप में जो है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऊर्जा का भी। तो वहाँ भी एक महत्वपूर्ण स्रोत था। लेकिन सबसे खास चीज़ थी कि गायों से हमको बैल मिलते थे और बैल से जो है खेती की जाती थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, कृषि अर्थव्यवस्था में बैल जो है, बैल आधारित अर्थव्यवस्था ही होती थी जो गाय से मिलता था। तो एक तरफ तो गाय का दूध भी मिल रहा है, दूसरी तरफ जो है बैल भी मिल रहे हैं, सांड भी मिल रहे हैं, और इससे जो है परिवहन भी हो रहा है, हल भी चलाए जा रहे हैं, बुआई भी हो रही है, कटाई भी हो रही है, ढुलाई भी हो रही है। सब कुछ गायों से हो रहा था, बैलों से हो रहा था। इसलिए जो है गाय जो है एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ थी भारतीय अर्थव्यवस्था का। लेकिन धीरे धीरे जो है ये स्थिति बदलती गई, जैसे जैसे खासतौर पे मैकेनाइजेशन हुआ, मशीनीकरण हुआ, ट्रैक्टर आए, दूसरे उपकरण आए, और उसके कारण बैलों का महत्व जो है कम होता गया। बैलों का महत्व कम होता गया, धीरे धीरे बैलों की उपयोगिता कम होती गई, ना तो ढुलाई में उपयोगी है, ना जुताई में उपयोगी है, और इस तरह से जो है बैल का महत्व कम हो गया।
तो अब गाय से जो बैल मिल रहा है उनका तो कोई इंपॉर्टेंस रहा नहीं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ आप देखिए कि गायों का संकरण भी हुआ है। हमारे यहाँ देशी गायों की जो नस्लें थी, बड़ी प्रसिद्ध नस्लें थी हमारे यहाँ, चाहे वो शाहीवाल हो जो पंजाब की थी, थारपरकर है जो राजस्थान की थी, राठी राजस्थान की थी, बिल्लारी गाय जो महाराष्ट्र की थी, देवनी गाय या गिर गाय जो गुजरात की थी, मालवा की गाय, ऐसी कई देसी गायों की नस्लें थी जो बहुत ज़बरदस्त दूध देती थी। उनका दूध दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मात्रात्मक दृष्टि से भी एक बड़ी मात्रा में दूध देती थी, 4 से 5 से 10 लीटर तक दूध देती थी ये गायें। और दूसरी दृष्टि से ये कि सब इन गायों का जो दूध है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होता था, गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत अच्छा होता था। तो दोनों दृष्टि से अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे विदेशी गायें आई, होल्स्टीन फ्रेजियर और दूसरी नस्लों की गायें आई, और उसके कारण जो है गायों का संकरण होता गया। और अल्टीमेटली ये हुआ कि हमारी जो देशी गायों की नस्लें थी वो प्योर बची नहीं, शुद्ध बची नहीं, और अब उसके कारण गायों का दूध भी कम होता जा रहा है। अब आप जो गाँव में जो गायें हैं वो 1 से 2 लीटर, आधा लीटर इतना ही दूध देती है। अब दूध इतना कम मिले, उसकी तुलना में घी भी कम मिलेगा, दही भी कम मिलेगा, और अल्टीमेटली उनके पालन पे जो खर्चा है, चारे का खर्चा, जगह का खर्चा, ये तो बढ़ ही गया है। बैल की उपयोगिता बची नहीं। धीरे धीरे गायों जो है कृषकों को लगा, गौपालकों को लगा कि साहब गाय की उतनी उपयोगिता नहीं है, तो उन्होंने गायों को जो है छोड़ना शुरू कर दिया। गाय जो है उनको आवारा छोड़ दिया। गाय उनमें से अधिकांश गायें जो है आज आप देख सकते हैं कि सड़कों पर घूम रही है। किसानों की फसलें, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा समस्या है गायों की कि किसानों की फसलें खा रही है। ये चुनाव में भी पिछली बार मुद्दा बना था। तो क्योंकि वो आवारा छोड़ दिया है किसानों ने उनको, तो सड़कों पर भी घूम रही है। सड़कों पर उसके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो जो सड़क पर जो वाहन चालन है वो खुद भी बहुत खतरनाक हो गया है गायों की उपस्थिति के कारण, क्योंकि कई बार गायें दूर से दिखती नहीं है रात में, और गाय जो है गाड़ियाँ टकरा जाती है या गाड़ियाँ इम्बैलेंस हो जाती है। तो ये भी हो रहा है। बहरहाल हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि गौ संरक्षण जो है, ये जो स्थिति है इसको कैसे ठीक किया जाए। तो मैंने बताया कि हम जो उपाय अपनाएंगे वो प्रैक्टिकल होंगे। देखिए बहुत बातें हो रही है, आप सोशल मीडिया पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, बहुत चर्चा होती है गायों की कि गाय गौ माता है और गौ माता का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन केवल बातें होती है अधिकांश। कुछ सरकारी प्रयास भी हो रहे हैं कि गौशालाएं बनाई जा रही है, गौशालाओं का अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन अधिकांश गौशालाओं की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। उनमें से कई गौशालाएं केवल कागज़ों पर चल रही है और उनमें से कई जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि कई गौशालाओं में गायें जो है बुरी तरह जो है रखी गई, उनका कुप्रबंधन हो रहा था, बैडली मैनेज हो रहा था, और वो उनमें से कई जो है गायें मारी भी गई, मर गई। तो ये मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई जाए, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। हमको व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने का मतलब ये है कि हमको गायों की उपयोगिता, गौवंश की उपयोगिता, गायों की जो पूरा गौवंश है इसकी उपयोगिता को हमको फिर से स्थापित करना पड़ेगा। वही उपयोगिता स्थापित करनी पड़ेगी जो पुराने ज़माने में थी, और तभी हम गायों का संरक्षण कर सकते हैं। अदरवाइज़ बातें केवल हवाई हो जाएगी। तो क्या उपाय अपनाने चाहिए, इसकी बात हम करते हैं। देखिए पहली चीज़ तो यह है कि गायें तभी उपयोगी होगी जब ज़्यादा दूध देगी, और इसके लिए हमको गौवंश की जो नस्ल है उसका सुधार करना होगा। हमको नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाना होगा। लेकिन नस्ल सुधार मतलब हमको ब्रीडिंग का काम करना होगा। ब्रीडिंग यहाँ पर केवल ये नहीं कि हमको विदेशी नस्ल नहीं, हमको हमारी देशी नस्ल की गायें ही विकसित करनी है। वही मालवा, गिर गाय, देवनी, बेल्लारी, शाहीवाल, थारपरकर, इन्हीं को विकसित करना है। लेकिन शुद्ध अच्छे शुद्ध नस्ल के सांड विकसित किया जाए। अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार के जो कृषि मंत्रालय, कृषि और पशुपालन मंत्रालय, उसने घोषणा की कि एक चिप डेवलप की है उन्होंने, जिससे बचपन में ही जो है शुद्ध नस्ल के सांडों का पता लग जाएगा, तो उनको पाल पोस के बड़ा किया जाए और उन्हीं से नई गायों का विकास किया जाए, ताकि नस्ल सुधार हो। नस्ल सुधार होगा तो शुद्ध मालवी, शुद्ध शाहीवाल, शुद्ध थारपरकर गायें मिलेंगी जो बड़ी मात्रा में दूध देंगी, और ज़्यादा दूध होगा तो कृषकों को लाभ होगा। कृषकों के लिए गौपालन एक लाभदायक धंधा, एक लाभदायक, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा, और स्वाभाविक सी बात है कि फिर गाय पालेंगे। तो नस्ल में सुधार करना जो है वो ज़रूरी है। एक दूसरी चीज़ ये है कि जो पशुपालक है, गौपालक है, उनको लाभ हो, इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार उनको एक डायरेक्ट हेल्प करे, डायरेक्ट बेनिफिट दे। ठीक वैसा जैसा हम MSP के रूप में किसानों को देते हैं।
एमएसपी आप समझते होंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। जैसे आज देखिए किसान को गेहूं का एक न्यूनतम मूल्य मिलना ही चाहिए, इसलिए सरकार क्या करती है, एमएसपी घोषित करती है कि सब इससे कम कीमत पर गेहूं अगर बाजार में बिकेगा तो हम खरीदेंगे, और वो एमएसपी पे खरीदेंगे ताकि किसानों को एक निश्चित मूल्य मिले उनके उत्पादन का। तो किसान क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। यही तरीका अपनाना चाहिए आपको गायों के संरक्षण के लिए। गायों के लिए भी आप दूध का एमएसपी, गाय के दूध का एमएसपी निर्धारित कर दीजिए कि साहब इतनी कीमत पर हम खरीदेंगे, फिर भले बाजार में वो सस्ता बिके। आप जो है एक प्रकार की सब्सिडी दीजिए इस तरह से कि सस्ते महंगे दामों में किसानों से खरीद लीजिए, गौपालकों से खरीद लीजिए और उसे जो है एक सस्ते दाम पर बाजार में बेचिए। उससे दो चीज़ होगी, एक तो किसानों को ही फायदा होगा, दूसरा लोग भी गाय का दूध पीने के लिए आकर्षित होंगे क्योंकि उनको सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा, कम कीमत पर मिलेगा। एक चीज़ और है, यहाँ पर जो है हमको गाय के दूध का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, केवल दूध का नहीं बल्कि पंचगव्य का, गाय से जो जो चीज़ें प्राप्त हो रही है, गाय के दूध का, दही का, घी का, मक्खन का, गोबर का, गौमूत्र का, सबका प्रचार करना चाहिए कि किस तरह से वो हमारे लिए लाभदायक है। और ये है भी दोस्त, हम जितने शास्त्र पढ़ रहे हैं सभी जगह हमको मिल रहा है कि जो गाय का घी है, गाय का दूध है, वो अमृत समान है। आप देखिए कि मैंने कई ऐसे साइंटिफिक रिसर्च के बाद की लिखी हुई किताबों में ये देखा है कि जो भैंस का दूध है या बकरी का दूध है या दूसरे पशुओं का दूध है, वो ऑलमोस्ट जो है एक एडिबल ऑयल की तरह है, खाद्य तेल की तरह है। चाहे तिल्ली का तेल समझ लो, सरसों का तेल समझ लो, मूंगफली का तेल समझ लो, इट इज़ जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी ऑयल। केवल गाय का दूध ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गुणवत्ता युक्त है, तो उसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। ताकि आप देखो ऑर्गेनिक सब्जियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो ऑर्गेनिक सब्जियां बिक रही है बाजार में। इन द सेम मैनर आप गाय का दूध का भी प्रचार कीजिए, गाय के घी का भी प्रचार प्रसार कीजिए, और केवल प्रचार प्रसार मत कीजिए, आप उसके गाय के जो पंचगव्य है उसको उपलब्ध कराने के लिए एक ऑथेंटिक काइंड ऑफ डेयरी शुड बी एस्टैब्लिश्ड which will provide authentic cow products like दूध उपलब्ध कराए, घी उपलब्ध कराए, गाय का कंडे उपलब्ध कराए और ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराए। तो जहाँ पर प्रामाणिक रूप से ये चीज़ें मिलेंगी, प्रामाणिक रूप से डेयरी बनाइए, कोई गोकुल डेयरी जैसा, वृंदावन डेयरी जैसा नाम रख दीजिए और ऐसी डेयरी जो है वो बनाइए जहाँ पर सरकार को बनाना चाहिए ऐसी डेयरी सभी चीज़ों के लिए उपलब्ध है। जब मत्स्य महासंघ के लिए मछलियाँ उपलब्ध कराई जा रही है, आप देखो कि मध्य प्रदेश में जो है वो सुक्तवा चिकन के नाम से चिकन उपलब्ध कराए जा रहे थे, तो व्हाई नॉट काउ प्रोडक्ट्स। तो आप उसके सेंटर बनाइए, ऐसी डेयरी बनाइए जहाँ शहर में थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे कस्बों में भी बनाइए ताकि लोगों को आसानी से ये प्रोडक्ट्स उपलब्ध हो सके। तो गाय के प्रोडक्ट्स के प्रति लोगों की जो जन जागरूकता है वो बढ़ेगी, आकर्षण बढ़ेगा और वो बिकेगी तो स्वाभाविक सी बात है फिर लाभ पहुँचेगा गौपालकों को। ये तरीका अपनाया जा सकता है। एक और चीज़ ये है कि बैलों की उपयोगिता बढ़ाइए। देखिए बैल जो है वो उपयोगिता से बिल्कुल बाहर हो गए हैं, खासतौर पे जब से ट्रैक्टर, ट्रेलर, हार्वेस्टर और ऐसे ही दूसरे उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। मैकेनाइजेशन जैसे ऐसे एग्रीकल्चर का होता गया, बैल धीरे धीरे बाहर होते गए, हमको उसको फिर से लाना चाहिए। आप देखिए महाराष्ट्र में अभी भी बैलों का अच्छा खासा प्रयोग हो रहा है कृषि के क्षेत्र में, खासतौर पर ढुलाई में, गन्ने की ढुलाई में कई जगह जो है बैलों का प्रयोग हो रहा है। वो प्रयोग सब जगह होना चाहिए और उसके लिए आप 2-3 तरीके अपना सकते हैं। मुझे लगता है कि एक तो ये कि गायों को आप जो है परिवहन में उपयोग कीजिए, गायों को नहीं बैलों को। और ख़ास तौर पे जो टूरिज़्म, खासतौर हमारे यहाँ जो है एक इको टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। पर्यावरण से महत्वपूर्ण संबंधित जो वन क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर टूरिज़्म बढ़ रहा है। एक रूरल टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है कि लोग गांव में जाके रहना चाहते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहना चाहते हैं, कृषि को निकट से देखना चाहते हैं। तो वहाँ इन सारे क्षेत्रों में आप जो टूरिज़्म हो रहा है, जितनी भी ट्रैवलिंग हो रही है टूरिज़्म में, जहाँ आप पर्यटकों को अलग अलग जगह दिखाने ले आ रहे हैं, उन सब में बैलों का प्रयोग कीजिए। अनिवार्य तौर पर अनिवार्य कर दीजिए कि बैलों का ही प्रयोग होगा। दूसरी चीज़ यह है कि आप जो है इसके लिए अच्छी गाड़ियाँ बनाइए, अच्छे कोचेस बनाइए। बिल्कुल पहले भी अच्छे बैलगाड़ी के जो कोच होते थे बहुत अच्छे होते थे, वैसे बनाइए ताकि जो है जब आप देखिए आप ट्रेनों के अच्छे कोच बना सकते हैं, कारों के अच्छे सैलून बना सकते हैं, और आप देखिए कि आप अच्छे क्रूज़ बना रहे हैं तो व्हाई नॉट बैलगाड़ी के भी अच्छे कोच बनाइए जिसमें टूरिस्ट जो है अच्छे आराम से बैठे हैं, देख सके आसपास के दृश्य। तो उससे क्या होगा, बैलों को रोजगार मिलेगा।
ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि आप कोल्हू में प्रयोग कर सकते हैं। पुराने ज़माने में कोल्हू का बेल, एक कहावत होती थी, कोल्हू में प्रयोग की जाए, जहाँ तिल्ली का, सरसों का, मूंगफली का तेल निकल रहा है। आजकल जो है कच्ची घानी के तेल का बड़ा प्रचलन है, लकड़ी से चलने वाली। तो अगर वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, मशीनों से ऑपरेट होने की बजाय, कोल्हू की बजाय आप बेलों से ऑपरेट होने वाले कोल्हू के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दीजिए और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं कि ये बेलों से चलने वाले कोल्हू है, ताकि लोग उसको खरीदें, ताकि वो खरीद के भी गौ माता के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। एक गुजरात का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया था। गुजरात में किसी किसान ने क्या किया था कि गायों से चलने वाले एक जनरेटर का प्रयोग किया था, गाय और बैल से। उसने क्या किया था कि जैसे हमारा ट्रेडमिल होता है, एक्सरसाइज करने के लिए एक मशीन नहीं होती ट्रेडमिल, या जो TMT टेस्ट में जो उपयोग की जाती है, वैसी एक बेल्ट पर चलने वाली एक मशीन बनाई। उस पर बेल चलता है, बेल चलता, खूब सारी ट्रेडमिल लगा दीजिए, उसमें एक एक बेल सब में चल रहा है, 3-3, 4-4 घंटे चलेगा वो बेल। अब उस ट्रेडमिल को क्या किया, कनेक्ट कर दिया एक जनरेटर से। बेल चल रहा है, ट्रेडमिल चल रही है, बेल्ट चल रहा है, बेल्ट के साथ साथ उसके प्रोपेलर चल रहे हैं, और नाउ दैट इज कनेक्टेड टू ए जनरेटर, एंड इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। तो आप ऐसे 25-50 बेलों को लगा दीजिए, दिन भर बिजली बन जाएगी। इतनी बिजली बन जाएगी एक किसान एक खेत को की बिजली जो है आवश्यकता अपने आप पूरी हो जाएगी। तो जब हम जो है आजकल आप देखिए कि हम क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो उसमें आप बैलों से, गायों से जनरेट होने वाली ऐसी बिजली को जो है अगर बढ़ावा देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे बिजली भी बढ़ेगी, क्लीन एनर्जी भी बढ़ेगी, और बैल, गाय को जो है रोजगार मिलेगा। आप समझिए इसको, गाय बैल को रोजगार देने की आवश्यकता है, तभी उनकी उपयोगिता बनी रहेगी और तभी भारत में गाय क्या होगा, बढ़ेगा। गाय का गौपालन का रुझान बढ़ेगा, गायों की स्थिति सुधरेगी। तो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कर सकते हैं। अब इस सब चीज़ों के लिए क्या है कि अभी बैल जो है वो, गाय, बैल या सांड जो है प्रशिक्षित भी नहीं है, तो इनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार को गायों के, बैलों के, सांडों के प्रशिक्षकों को भी कोई अनुदान दे सकते हैं। अरे जब आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, तो बेरोजगारों के लिए एक रोजगार ये भी हो जाएगा कि वो बैलों को प्रशिक्षित करें, गाड़ी में चलने के लिए, हल में चलने के लिए। ये इस तरह से ये काम भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ये मैंने कहीं किसी विदेशी लेख में मैंने पढ़ा था कि भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, आश्रम हैं, ट्रस्ट है, जिनके पास बड़ी बड़ी मात्रा में भूमि है, ज़मीन है, खेती हो रही है, लेकिन वहाँ भी मैकेनाइज्ड है। तो चूंकि ये सारे ट्रस्ट, ये मंदिर जो है ऐसे हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, सरकार कोई उनसे टैक्स नहीं ले रही है, सरकार उनको अनुदान दे रही है, कई प्रकार से लोगों से अनुदान मिल रहा है, लोगों से दान मिल रहा है, तो इन पर एक बाध्यता और लागू की जानी चाहिए कि चूंकि ये धर्म के संरक्षण से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो दे शुड मेड लायबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ काउ आल्सो, कि आप गायों के संरक्षण कीजिए, और गायों के संरक्षण के लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है, केवल ये कि उनकी जितनी भूमि है, ट्रस्ट की, आश्रम की, मंदिर की जितनी भूमि है, उस पर अनिवार्य तौर पर केवल बैल से खेती की जानी चाहिए। वहाँ ट्रैक्टर का, ट्रिलर का, हार्वेस्टर का प्रयोग ना हो। और उसको मतलब द गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर इट, कि साहब लोग जो है इसको मंदिर की भूमि पर ट्रैक्टर का प्रयोग ना करें, इसको देखना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड मेक श्योर। आप देखिए ये चीज़ उरुग्वे में हो रही है। एक देश है दक्षिण अमेरिका का, लैटिन अमेरिका का देश कह लीजिए, उरुग्वे, छोटा सा देश है और ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं है, शायद 30 लाख के करीब जनसंख्या है, लेकिन वहाँ पर गायों की संख्या 1,20,00,000 से ज़्यादा है, मतलब 4 गुना ज़्यादा है। यानी हर किसान वहाँ कम से कम 4 गाय जो है पाल रहा है, और गायों का बड़ा महत्व है। वहाँ पर एक बड़ी खास चीज़ कर दी गई है कि किसान जो है अनिवार्य तौर पर बैलों का प्रयोग करेगा। तरह तरह के सिस्टम्स है, सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं, वो चिप यूज़ कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, केवल ये देखने के लिए कि ये फार्मर मस्ट यूज़ काउज एंड ऑक्स, यूज़ करना ही चाहिए उसको। तो ये चीज़ हमारे यहाँ भी कर सकते हैं, कम से कम सभी किसानों पर नहीं लागू हो तो कम से कम मंदिर, ट्रस्ट और दूसरे जो धार्मिक संस्थान हैं उनके पास जो ज़मीन है वहाँ पर अनिवार्य तौर पर इसको कर दिया जाना चाहिए। इससे भी बैलों का, गायों का महत्व क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। एक लास्ट चीज़ ये है कि आप सीधे सीधे लाभ भी दे सकते हैं गौपालकों को, कि आप उनको अनुदान दीजिए कि प्रति गाय, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है अभी कि वो 4 गाय तक अगर पालते हैं तो उनको 900 रुपये प्रति गाय प्रति माह जो है अनुदान दिया जा रहा है।
ये भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसान जो है उसको गाय पालना थोड़ा सा महंगा होता जा रहा है। तो अगर अनुदान दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि गाय पालन, गौ पालन के प्रति किसानों की रुचि बढ़ेगी और वो पालना चाहते हैं, लेकिन चूंकि महंगा पड़ रहा है इसलिए छोड़ रहे हैं। तो ये सारे कुछ उपाय अपना सकते हैं हम गाय के संरक्षण के लिए। देखिए, गाय जो है, मैंने बताया ना कि धार्मिक सांस्कृतिक महत्व है, अर्थव्यवस्था में उसका ज़बरदस्त महत्व हो सकता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी ही चाहिए। केवल बातें करने से, केवल डिपार्टमेंट बनाने से, केवल कागज़ों को काला करने से नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाइए और लोगों को गायों के प्रति आकर्षित कीजिए और गायों का उपयोगिता बढ़ाइए। यही एक उपाय हो सकता है भारत में गौ संरक्षण के लिए। तो फ्रेंड्स, ये गायों के संरक्षण पर एक वीडियो है हमारा। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये जो है उपयोगी है, इंटरेस्टिंग है, तो आप इसे लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल वीडियोज़ जो है आपको लगातार मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।